डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं बायोलॉजी का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। और आपका पार्ट 1 है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सॉल्यूशंस को। सेट 1 ऑलरेडी आपका सॉल्व करा दिया गया है, उसको चेक कर लेना। कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट है उसके अंदर। और अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगी। इस स्क्रीन पे ही आप उसको टच करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपको डिफाइन करना है। तो बहुत सिंपल सा है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, उससे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सिंपल आ गया। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो एनर्जी इज रिलीज्ड इन द सेल ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सिंपल सा इसका लैंग्वेज में हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। फलों को पकाने में किस हार्मोन की सक्रिय भूमिका होती है? तो विच एक्टिव रोल इज प्लेड फॉर फ्रूट रिपिंग। तो कौन सा हार्मोन होता है एक्टिव रोल प्ले करता है? तो उसको हम बोलते हैं एथिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एथिलीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं केवल वन वर्ड में, या फिर इसको सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको पाइटलीन बोलते हैं। अगर किसी किसी स्टूडेंट ने पाइटलीन पढ़ा है तो आप पाइटलीन भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो है एमाइलेज है। आपकी मर्जी है आप इसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी लिखा है एमाइलेज, और इसके बाद में पाइटलीन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस नोड को पीस मेकर कहा जाता है? विच नोड इज कॉल्ड पीस मेकर? तो उस पीस मेकर का नाम है साइनो आर्टियल, यानी कि इसको एस ए नोड भी बोलते हैं। साइनो आर्टियल नोड, जिसको एस ए नोड बोलते हैं, इसी को हम पीस मेकर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्या पेस मेकर? ये हृदय की गति को बढ़ाता और कम करता है। समय के अनुसार और काम के अनुसार जो हृदय का धड़कन है, यानी कि बीट है, उसको एडजस्ट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, वक्र की संरचनात्मक इकाई का नाम आपने 10th क्लास से पढ़ना शुरू किया था, और अभी भी आपको अगर ये मिलता है तो नेफ्रॉन को बोलते हैं हम। सिंपल सा फंडा है ये, कि जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट इज नोन एज नेफ्रॉन। इसके बाद में नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, इसमें पूछा है युगलिना का प्रचलन यानी कि गति करने का अंग क्या है? तो उसको बोलते हैं फ्लैगिला, यानी कि उसको कशाभिका या कशाप बोलते हैं हिंदी में। तो आप फ्लैगिला बोल सकते हैं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फ्लैगिला लिखेंगे, और आप हिंदी में कसाब या कसाभिका लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है, इसमें ACTH का विस्तारित रूप आपको बताना है, यानी फुल फॉर्म बताना है, एक्सपांड कर देना है ACTH को। तो ACTH को हम जो बोलते हैं, ये थोड़ा सा देखिए बड़ा नाम है, और इसको एक बार ही आपको एक लाइन में ही लिखना होगा, अलग अलग तोड़ के। ACT, इन तीनों को मिलाकर के आपको लिखना है। और H मतलब हार्मोन है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ पे जो है, इसको हम A से बोल देंगे एड्रेनो। ठीक है, यहाँ पर एड्रेनो होता है A से। और C जो होगा कोर्टी। ठीक है, कोर्टी, कोर्टिको। तो यहाँ पे कोर्टिको जो है आपका C से हो जाएगा, और T से हो जाएगा ट्रॉपिक। तो यहाँ पे अगर हम बोले तो एड्रेनो कोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ACTH का पूरा फुल फॉर्म है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप बी आपका शुरू होता है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें अपरा में स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम आपको बताना है। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है गर्भाशय में जब बच्चा उत्पन्न होता है, यानी कि बच्चा जब पलता है, पोषता है, उस समय इस हार्मोन की ज़रूरत होती है। और ये मादा और शिशु के दोनों के मिलन से ही जो है ये बना हुआ हार्मोन होता है। अगर शिशु नहीं है तो इस हार्मोन का उत्सर्जन नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान ही ये हार्मोन उत्सर्जन होता है, जब प्रेग्नेंट होते हैं। उसको आप लिख सकते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है, ये इसका नाम है। गोनेडोट्रोपिन जो है इसका नाम है, ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको स्मॉल HCG से डिनोट किया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका,
हाइड्रा में किसी एक गति का नाम आपको बताना है। बहुत सारी गतियों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन सबसे जो फेमस है उसको लिख देंगे। तो लूपिंग, लूपिंग जो है, हाइड्रा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लूपिंग, ठीक है। तो हाइड्रा जो है लूपिंग के द्वारा एक से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये आप इस गति का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया ओमोनोटेलिज्म और यूरोऑक्टोलिज्म और यूरिकोटिलिज्म में उत्सर्जी पदार्थ के नाम बताने हैं। उत्सर्जी पदार्थ मतलब वेस्ट जो होगा वो होगा। तो इसमें आपका ओमोनोटेलिज्म जो उत्सर्जी पदार्थ है होता है अमोनिया होता है इसमें। और इसमें जो आपका यूरियोटोलिज्म जो होता है इसमें यूरिया बनता है। ये मानव के अंदर पाया जाता है, ठीक है, ये मानव में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके बाद में आपका यूरोकेटलिज्म जो है, इसमें उत्सर्जन पदार्थ जो है यूरिक अम्ल होता है। तो आपको थोड़ा सा अम्ल के नाम भी याद रखने हैं। इसमें क्या पूछा है, उत्सर्जी पदार्थों के नाम। तो ये अम्लों के नाम आपको याद रखने हैं, मेन आपको यही बता देना है, सामने नाम लिख देना है, बस ये चीज़ हो जाएगा आपका। यहाँ पे इसका यूरिया लिख देना है, इसका यूरिक अम्ल लिख देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने जैसे आपको हिंदी में बताया वही यहाँ पे मैंने इंग्लिश में बता रखा है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगला जो है यहाँ पे कार्डियक चक्र क्या है, तो एक हृदय स्पंदन की गति की समाप्ति, यानी कि जैसे कि एक बार धड़का और वो धड़कने के बाद रुका, फिर वापस अगला स्पंदन हुआ, जो धड़कन हुई, उन दोनों के बीच में जो क्रमित घटना है, उसी चक्र को जो हम प्रदर्शित करते हैं या उस चक्र के बारे में जानते हैं, उसी को कार्डियक चक्र बोलते हैं, हृदय स्पंदन की घटना को, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम द एंड ऑफ वन हार्ट बीट टू द एंड ऑफ द नेक्स्ट बीट इज कॉल्ड कार्डियोटिक साइकिल, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लैंग्वेज है, आप इसको लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन के 3 चरण क्या हैं। तो आपका पहला चरण जो होता है वो ग्लाइसोलिसिस होता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्रामेटिकली मैंने सॉल्व किया है। आप देख सकते हैं, डायग्राम बना देंगे तो भी आपका आंसर माना जाएगा। दूसरा चक्र जो होता है इसमें आ जाता है क्रेब चक्र, जिसको हम क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो क्रेब साइकिल जो है इसका सेकंड फंडा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये आपका फर्स्ट है, इसके बाद में ये सेकंड है। और यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली, जिसको ईटीएस बोलते हैं। तो ईटीएस सिस्टम जो है यहाँ पर आ जाता है। तो ये थर्ड पार्ट है आपका। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में ये डिवाइड होता है। यहाँ पर जो है 2 एटीपीज बनते हैं। और जब आपका क्रेब्स चक्र होता है इसमें CO2 होता है, और इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सिस्टम होता है इसमें 36 एटीपी अणु बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बना सकते हैं, सिंपल सा है, कलर करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप शेडिंग कर देंगे काम चल जाएगा। और ये डायग्राम आपको आना चाहिए, पता भी होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है वही चीज़, आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में। अगला जो क्वेश्चन है, कार्यों के आधार पर मनुष्य के दांतों का वर्गीकरण करना, यानी कि बेसिस ऑफ द फंक्शन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के। मनुष्य के दांत जो है बेसिस ऑफ फंक्शन में 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम देख लीजिए। पहला जो केवल आपको नाम पूछा है कि क्यों आपको मनुष्य के दांतों का वर्गीकरण करना है, इसको वर्गीकरण करना है, व्याख्या नहीं करना है कि क्या क्या करता है। फिर भी मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है। सबसे पहले कृतंग, जिसको इंसीजर्स बोलते हैं। इंसीजर्स जो आप देखोगे, अगर इसमें पूरे में देखते हो तो आपको इंसीजर्स मिल जाएगा। तो इंसीजर्स ये जो होते हैं ये इंसीजर्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे आगे के दांत होते हैं जो कुतरने और काटने का कार्य करते हैं, और ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है। इंसीजर्स जिसको कृतंग कहते हैं हिंदी में। दूसरा जो है इसमें आपका 4 तरह का बता रहा हूँ, इस उसको बोलते हैं रदनक। रदनक मतलब कैनिन्स। कैनिन्स जो है, तो इनका कार्य क्या होता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। जो आप खाते हैं उसको काट चीरने फाड़ने का काम इन्हीं दांतों के द्वारा होता है। ये दांत जो है 16 से 20 महीने की उम्र में निकलने लगते हैं, और प्रत्येक जबड़े में 2-2 कैनिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कितने कैनिन हैं, 2-2 हैं, ठीक है। और ये इंसीजर्स जो होते हैं 3-3 होते हैं। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका थर्ड पार्ट होता है आपको दांतों का प्रकार, उसमें अग्र चरण वर्णक बोलते हैं। अग्र चरण वर्णक को हम प्रीमोलर्स भी बोलते हैं। ये जो है भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, और प्रत्येक चबड़े में जो 4-4 पाए जाते हैं। अगर आप प्रीमोलर्स देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको प्रीमोलर्स जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट मोलर्स जो होते हैं, ये मोलर्स जो है चबाने में सहायक होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 6-6 पाए जाते हैं, और प्रथमतः ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा डिटेल में ना जा करके केवल इनके नाम लिख सकते हैं। तो चर्मवर्णक, और ये रहा आपका मोलर्स, ठीक है। तो ये रहा दांतों की जो संरचना, आप देख सकते हैं इनकी संरचना कैसी होती है। तो यहाँ पे प्री मोलर्स जो है ऐसे होते हैं, और कैनिन जो है ऐसे होते हैं, इंसीजर्स इस तरह के होते हैं, और मोलर्स इस तरह के होते हैं। तो चारों तरह के दांतों की बनावट भी आपको पता होनी चाहिए।
अगर आप जाके बाद में मेडिकल साइंसेज में जाते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद करनी। तो यहाँ पर मैंने इसको इंग्लिश में भी बताया है कि इंसीजर्स क्या करते हैं, कैनिन्स क्या करते हैं, उसके बाद में प्री मोलर्स क्या करते हैं, मोलर्स क्या करते हैं। ठीक है, तो चारों तरह के दांत आप, केवल नाम आपसे पूछा गया तो नाम बता देंगे। मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बता दिया है ताकि ये डिटेल आपको पता रहे कि ये दांतें क्या क्या काम करते हैं। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा दांत क्या काम करता है। ठीक है, अदरवाइज़ केवल आपको नाम ही लिखने हैं, तो ये नाम लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। नाम लिखने से ही आपको 3 अंक मिल जाएंगे इसमें। अगला जो प्रश्न है इसमें साइटोकाइनिन द्वारा संपन्न होने वाले मुख्य कार्य क्या है, ये आपको बताना है। तो मेन फंक्शन आपसे पूछा गया। देखिए मेन फंक्शन जो साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है, साइटोकाइनेसिस, या फिर आप उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, जिसको हम बोल सकते हैं साइटोकाइनेसिस को बढ़ावा देता है, या फिर कोशिका विभाजन को ये बढ़ावा देता है, कोशिकाओं के विभाजन में सहायता करता है और बीज के अंकुरण को जो है प्रेरित करता है। ठीक है, और ये तो मेन काम है, आप ये लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये पत्तियों के विकास को रोकते हैं और तने की लंबाई को बढ़ाते हैं। पत्तियां ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, तने की लंबाइयाँ बढ़ती हैं। देखते हो आप, एक डाल जो है ऐसे पेड़ होता है और इसका जो तना होता है, जैसे ये पेड़ है छोटा सा, अब इस पेड़ का जो तना है आप देखते हो इधर भी निकलता है, इधर भी निकलता है, ऐसे करके ये बहुत सारे तने निकलते हैं और ये फिर पेड़ पे बहुत सारे पत्ते लगते हैं। तो इसमें पत्तियां जो है थोड़ी थोड़ी रहती हैं, लेकिन ये तना जो है लंबा होता जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। और तीसरा आप इस पॉइंट अगर आप याद रखें, ये प्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो मैंने फंक्शंस ऑफ साइकोटोकिन्स का भी बता देखा है आपको। तो यहाँ पे साइटोकिन्स का जो है आप फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन दोनों को, तीनों को याद रखेंगे। ये आपको प्रमोट करता है, जो कि साइटोकिनेसिस या सेल डिवीज़न को। ठीक है, इसका मेन फंक्शन में काम होता है। सिमुलेट करता है ये सीड जर्मिनेशन को, उसके बाद इनहिबिटेड करता है ग्रोथ ऑफ लीव्स को और इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टेम को। उसके अलावा ये जो है हेल्पफुल होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सेट नंबर 2 को देखा, और अपने जल्दी से जल्द शेयर करके विचार हमसे शेयर करते रहिए, ताकि यार हम लोग मैक्सिमम आपके सॉल्यूशंस को अपलोड करते रहें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगले वीडियो के लिए बने रहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों को ताकि कमेंट मैक्सिमम आ सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।